हे पेप कोडर्स, रनीश कुमार दिस साइड फ्रॉम पेप कोडिंग। एंड आज मैं मेगा कॉन्टेस्ट के सॉल्यूशंस को सॉल्व कर रहा हूँ। मेगा कॉन्टेस्ट नहीं पता आपको? अभी रिसेंटली पेप कोडिंग ने कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करा था अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर। ये हमारे द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया गया सबसे पहला कॉन्टेस्ट है जो हमने ऐसे पब्लिक के अंदर, जिसके अंदर मैं प्राइज मनी भी डिस्ट्रीब्यूट की थी 50K वर्थ की। तो काफ़ी अच्छा कॉन्टेस्ट हुआ था, बहुत सारे लोगों ने कम्पीट करा एंड हमें भी बहुत मज़ा आया और यूजर्स को भी बहुत मज़ा आया था। ऐसे कॉन्टेस्ट फ्यूचर में और भी होंगे, ठीक है? उनके अंदर आप लोग पार्टिसिपेट करना, जिसके अंदर प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूट किया करेंगे हम। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, उस कॉन्टेस्ट के अंदर जो क्वेश्चंस आए थे ना, उसको एक एक करके सॉल्व करूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं सॉल्व करना चाहता हूँ, उसका नाम है पेपकोडर्स स्ट्रिंग प्रॉब्लम। ठीक है? तो ये प्रॉब्लम का नाम है पेपकोडर्स स्ट्रिंग प्रॉब्लम। तो इस वाली प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर रहा हूँ और देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है और क्या अप्रोच लगेगी। तो सब चीज़ के ऊपर बात करेंगे। तो इस प्रॉब्लम को जानते हैं। देखो, सबसे पहले ये देखते हैं प्रॉब्लम कहती क्या है। देखो, प्रॉब्लम में कह रही है कि आपको ना n डिफरेंट वर्ड्स दे रखे हैं सेट के अंदर, एंड योर टास्क इज टू कंसिडर द स्मॉलेस्ट पॉसिबल स्ट्रिंग विच कंटेन ऑल द वर्ड प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग सेट, एंड एवरी वर्ड ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ अ गिवन सेट विल बी अ सबस्ट्रिंग ऑफ द फाइनल स्ट्रिंग। ठीक है? ठीक है। तो क्वेश्चन ना कुछ ऐसी बात कह रहा है। मैं पहले एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। देखो, क्वेश्चन कुछ ऐसा कह रहा है, आपको ना कुछ वर्ड दे रखे हैं। एग्जाम्पल के लिए आपके पास कैट जी है, फिर CTAGT है, GCTA है, TTCA है, ATGCATC है। ठीक है? ये मुझे वर्ड्स दे रखे हैं और मुझे करना क्या है, मुझे इन स्ट्रिंग्स को इस तरीके से कॉन्कैट करना है, बेसिकली ऐड करना है, जोड़ना है इस तरीके से कि जो मेरी फाइनल स्ट्रिंग बने वो एक ऐसी स्ट्रिंग हो जिसके अंदर ये सभी स्ट्रिंग एज अ सब स्ट्रिंग प्रेजेंट हो। मतलब जैसे कि आप CATG को देखो, ढूंढते हैं कहाँ है, ये रहा। CTAAGT, CTAAGT ये रहा। GCTA ये रहा। TTCA ये रहा। और ATGCATC ये रहा। तो ये मेरे पास स्ट्रिंग्स हैं सारे के सारे। ठीक है? तो देखो, इसके अंदर सभी स्ट्रिंग एज अ सब स्ट्रिंग यहाँ पर प्रेजेंट है, राइट? जितने भी स्ट्रिंग थे इसके सब स्ट्रिंग की तरह यहाँ पे प्रेजेंट हो गए। तो मुझे ये स्ट्रिंग बनानी है। ये इसका पार्ट 1 है सवाल का। जबकि पार्ट 2 में क्या करना है, जब आप ये स्ट्रिंग बना लोगे तो आपको ना एक ऐसी स्ट्रिंग रिटर्न करनी है जिसके अंदर, मतलब एक एक ऐसा लेंथ रिटर्न करना है जिस जिस सब स्ट्रिंग के अंदर सभी करेक्टर यूनिक हो, वो सबसे लॉन्गेस्ट होना चाहिए। मतलब आपको लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग रिटर्न करनी है जिसमें सभी करेक्टर यूनिक होने चाहिए। ये प्रॉब्लम है। अब इसको देखते हैं सॉल्व कैसे करना है। चलो, प्रॉब्लम तो समझ में आ गई। ठीक है? तो मैं इस प्रॉब्लम को किस नज़रिए से देखता हूँ, मैं इस प्रॉब्लम को कुछ इस नज़रिए से देखता हूँ। देखने का नज़रिया चेंज करते हैं। देखो, सबसे पहले ना मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ प्रॉब्लम के अंदर, जरा ध्यान से सोचते हैं। अब अगर मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता हूँ तो मुझे एक बात दिख रही है प्रॉब्लम के अंदर कि यहाँ पर ना अ, ये जो वर्ड्स हैं जैसे कि GCTA, दिस इज द स्टार्टिंग स्ट्रिंग। अच्छा, एक बात सोचो यार, तो सोचो 2 मिनट के लिए सोचते हैं। मैं एक ऐसा स्मॉलेस्ट पॉसिबल सबस्ट्रिंग बनाना चाहता हूँ जिसके अंदर सभी गिवन स्ट्रिंग वहाँ पर उस स्ट्रिंग का एक पार्ट हो एज अ सबस्ट्रिंग, राइट? तो ये तो बात पक्की है ना। इन सभी स्ट्रिंग में से जो स्ट्रिंग मुझे यहाँ पे गिवन है, ये कैट GCTA AAGT GCTA TTCA और ATGCATC, इनमें से कोई तो ऐसी स्ट्रिंग होगी जो वहाँ पर एज अ स्टार्टिंग बनेगी। उस स्ट्रिंग का जो मेरा आंसर स्ट्रिंग है उसकी स्टार्टिंग स्ट्रिंग बनेगी। कोई तो एक स्ट्रिंग होगी ऐसी। वो कौन सी होगी मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता हूँ कौन सी स्ट्रिंग होगी। बट मैं ये जानता हूँ कोई एक ऐसी स्ट्रिंग होगी जो स्टार्टिंग स्ट्रिंग बनने वाली है, राइट? वो कौन सी स्ट्रिंग होगी स्टार्टिंग स्ट्रिंग, इसके ऊपर हम पता कैसे लगाएं, मैं पता कैसे लगाऊं भाई? मेरे को तो एक ही आइडिया समझ में आता है। वो आइडिया पता क्या बोलता है? वो कहता है, ज़्यादा दिमाग वाग मत लगाओ, सिंपली आप रिकर्सन कॉल कर तो वो देखी जाएगी जो होगा। ठीक है, मैं तो रिकर्सन कॉल कर देता हूँ। मैं यहाँ पे कैट जी को कॉल कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि भाई कैट जी, तुम ना मेरी स्टार्टिंग स्ट्रिंग बनोगे। कैट जी को मैंने क्या माना? स्टार्टिंग स्ट्रिंग। मैंने बोला कैट जी यू आर अ स्टार्टिंग स्ट्रिंग, एंड बाकी के जितने भी स्ट्रिंग हैं ये जो इंडेक्स लिख लेते हैं 0 1 2 3 4। अब मैं बताऊं कैसे कि भाई कौन कौन से स्ट्रिंग जो हैं वो मुझे आगे पास करने हैं। मैंने कैट जी को तो यूज़ कर लिया। मैंने बोला कैट जी तो मेरे स्ट्रिंग का स्टार्टिंग पार्ट बनेगा, ये मैं मान रहा हूँ ऐसा।
तो बाकी के जो स्ट्रिंग है ना, मुझे पास करने होंगे 1 2, सॉरी 1 2 है ना, 1 2 3 4। इनको मैंने रिकर्जन में पास करा, और रिकर्जन में पास करके मैंने ऐसी ऐसी स्टेटमेंट बोली कि यार तुम लोग जो हो ना, वो आप लोगों के साथ क्या होगा। जस्ट अ मिनट, थोड़ी सी ना मैं वीडियो बड़ी करना चाहता हूँ। अब ठीक दिख रही है। ठीक है, ये जो मेरी स्ट्रिंग है ना बाकी की 1 2 3 4, जिसको मैंने आगे पास किया है, और मैं इन स्ट्रिंग के साथ फेथ क्या रख रहा हूँ, मैं इनको बोल रहा हूँ यार तुम सभी जाओ रिकर्जन के अंदर और अपने आप को ना इस तरीके से मॉडिफाई करो, इस तरीके से अपने आप को एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके लेकर आओ कि तुम सभी उसके अंदर एज अ सबस्ट्रिंग प्रेजेंट हो। मतलब ये मुझे कुछ स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, मैं नहीं जानता क्या रिटर्न करेगा, ये मुझे कुछ स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, एक ऐसी स्ट्रिंग रिटर्न करेगा जिसके अंदर ना ये सभी स्ट्रिंग एज अ सबस्ट्रिंग प्रेजेंट होंगे, और कैट जी उसका स्टार्टिंग बनेगा। कमाल की बात है, अच्छी बात है बिल्कुल। अच्छा, अगला कॉल लगाता हूँ CTAAGT के नाम से, और मैं आगे बोलता हूँ कि 0 2 3 4 तुम सभी जाओ और एक ऐसी स्ट्रिंग रिटर्न करो जिसके अंदर आप सभी स्ट्रिंग एज अ सबस्ट्रिंग उसके अंदर प्रेजेंट हो। 0 1 3 4, और ATGCATC 0 1 2 3। और मैंने इनको रिकर्जन कॉल करते टाइम मैंने क्या बोला कि यार GCTA तू बनेगा स्टार्टिंग स्ट्रिंग, मैंने उसको ऐसा बोला, आप बनने वाले स्टार्टिंग स्ट्रिंग। और बाकी जितने भी स्ट्रिंग है ना 0 1 3 4, इन सभी को मैं कमांड देता हूँ, तुम लोग जाओ अपने आप को एक ऐसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके लेकर आओ जिससे जो स्ट्रिंग मुझे मिले ना उसमें तुम सभी एज अ सब स्ट्रिंग प्रेजेंट रहो और वो सबसे स्मॉलेस्ट भी हो। ऐसा ही कमांड मैंने 0 1 2 3 को बोला, सबको मैंने ऐसा बोला। अब मैं इन सभी को एज अ स्टार्टिंग पार्ट में लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ से जो स्ट्रिंग मिली होगी ना उन सब में ये सभी तो एज अ सबस्ट्रिंग प्रेजेंट है। उसके आगे मैंने कैट जी को अटैच किया और देखा क्या स्मॉलेस्ट बन रहा है। इसके अंदर मैंने CTAAGT को अपेंड किया और देखा क्या स्मॉलेस्ट बन रहा है, क्या स्मॉलेस्ट बन रहा है, क्या स्मॉलेस्ट बन रहा है, इन सब में सबसे स्मॉलेस्ट होगा ना वो मेरा आंसर है। अब कुछ कुछ बातें सोचनी पड़ेगी। बातें क्या सोचनी पड़ेगी, मैं आगे बताऊं कैसे कि कौन कौन से स्ट्रिंग मैंने यूज़ कर लिए। दो तरीके हैं, दो रास्ते हैं मेरे पास, एक बूलियन कैरे यूज़ कर लूँ, पर पहले उससे पहले कंस्टेंट देखते हैं। कंस्टेंट पे एक नज़र मार ली जाए। कंस्टेंट n का 12 है, तो मैं यहाँ पे पता है क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक बूलियन का एरे यूज़ कर सकता हूँ और एक बिट का एरे भी यूज़ कर सकता हूँ। बिट का एरे क्या होता है देखते हैं। देखो बूलियन का एरे कैसा होता है, इसको मैं डीपली एक्सप्लेन नहीं करने वाला, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सी वीडियो बना रखी हैं जहाँ मैं यूज़ कर चुका हूँ इसको, तो बहुत डीप में जाके मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ये मेरा होता है एक बूलियन का एरे जिसका इंडेक्स होगा 31 तक। ये मैंने 32 साइज का एक एरे बनाया बूलियन का। 32 साइज का ना एक इंटीजर भी होता है। अगर मैं एक इंट A = 0 लिखूं तो इसमें पता है इंडेक्सिंग कुछ ऐसे होती है, 5 6 डॉट 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 31। और यहाँ पे लोकेशन में आप 0 या 1 कुछ भी पुट कर सकते हो, राइट। तो 0 1 में से कुछ भी पुट करा जा सकता है, तो ये इसकी लोकेशन हो गई। तो मेरे पास एक 32 साइज का बूलियन का एक एरे आया। 32 साइज का मेरे पास क्या आ गया, एक बिट का एरे आ गया। मैं इस बिट के एरे को यूज़ कर सकता हूँ बूलियन के एरे की जगह पर। क्यों कर रहा हूँ ऐसा, ऑफकोर्स क्योंकि बिट फास्ट होते हैं बूलियन के एरे से, तो इसके अंदर रिट्रीवल फास्ट हो जाएगा। रिट्रीवल फास्ट हो जाएगा, सेट करना काफ़ी फास्ट हो जाएगा, इसलिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, चलते हैं फिर आगे चलते हैं थोड़ा। अब देखो, आप यहाँ पे क्या पुट कर सकते हो, 0/1 कुछ भी, यहाँ पे 0/1 कुछ भी, यहाँ पे 0/1 कुछ भी, यहाँ पे 0/1 कुछ भी, कुछ भी पुट कर सकता हूँ मैं इनमें से। तो 0/ में से कोई भी चीज़ मैं पुट कर सकता हूँ। अब आगे चलते हैं, अब देखते हैं इसको कोड कैसे करना है। तो कोड के लिए मैं अपने इस स्क्रीन को थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लेता हूँ, इसलिए क्योंकि यार टेक्स्ट छुपना नहीं चाहिए ना। अभी मेरी फोटो साइड आ रही थी, अब इस साइड आ रही है। ठीक है, चलो करें कोड। थोड़ा थोड़ा कोड करेंगे ना तो अच्छा से समझ में आएगा। सबसे पहले तो मैं इनपुट लेना चाहता हूँ। अब स्कैनर stn = न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन इंट n = SCN.next end। फिर एक मुझे बना लेना चाहिए भाई स्ट्रिंग का ARR। क्यों,
scn.next। ठीक है, अब ये हो गया। विजिटेड या यूज्ड, या यूज्ड कुछ ऐसा, विजिटेड या यूज्ड कुछ ऐसा नाम रखना चाहते हैं। कौन कौन से वर्ड यूज्ड हैं? यूज्ड, अनयूज्ड वर्ड्स, अनयूज्ड वर्ड्स 0। तो ये क्या हो गया मेरा 32 साइज बिट एरे, ये 32 साइज का मेरे पास बिट एरे हो गया। ठीक है, अब मैं इसके अंदर क्या करना चाहता हूँ, मैं पैसे पता लगाऊं कि कौन कौन से वर्ड मेरे यूज़ हो गए हैं, कौन कौन से यूज़ नहीं हुए। मैं इनिशियली ना सभी नंबर्स को 1 सेट कर देता हूँ। जैसे कि मेरे पास टोटल वर्ड कितने, 1 2 3 4, 4 वर्ड थे ना, मैं इन चारों को क्या कर रहा हूँ, 1 सेट कर दिया। ये 1 इंडिकेट कर रहा है कि ये वर्ड्स अभी तक यूज़ में नहीं लिए गए हैं। मतलब कि मैं एक ऐसा इंटीजर बना रहा हूँ जिसके अंदर सभी लोग 1 सेट हैं। तो ये क्या होगा, ये नंबर होगा, ये एक ऐसा इंटीजर होगा जिसकी वैल्यू रही होगी अनयूज्ड वर्ड्स की जो वैल्यू रही होगी, जिसमें ये 4 इंटीजर सेट हो जाते हैं, ये हो जाता है हमारा, साथ में 3 होते हैं, तो ये हो गया मेरा 15। ये 15 है। अगर मेरी वैल्यू 15 है ना, इसका मतलब कोई भी वर्ड मेरा, सारे के सारे वर्ड अभी अनयूज पड़े हैं। फिर मैं क्या करूँगा, जिस वर्ड को यूज़ करूँगा ना उसको 0 सेट कर दूँगा। जिस भी वर्ड को यूज़ करूँ उसको 0 सेट कर दूंगा। तो 0 सेट करने से क्या पता लग जाएगा, अरे ये वाला वर्ड अब मेरा क्या हो चुका है, यूज़ में आ चुका है, इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो इंटीजर में ही खेल रहा हूँ, इंटीजर 4 बाइट का होता है, इंटीजर में खेलना ज़्यादा आसान होता है। तो बूलियन कैरे की जगह पे हमें हमेशा बिट कैरे यूज़ करना चाहिए, जहाँ हम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंस्टेंट छोड़े थे इसलिए यूज़ कर पा रहा हूँ मैं। तो मैं सेट कर लेता हूँ उन सारे वर्ड को। कैसे करूँ सेट, बहुत ईजी भाई, ये तो गेम ही बहुत ईजी है। अनयूज्ड वर्ड्स को एग्जॉर कर दो, किसके साथ, मास्क के साथ। मास्क कैसे बनाऊंगा मैं, 1 और देखो ये क्या करा मैंने, देखो मेरे पास टोटल 4 इंटीजर थे, तो मेरे पास वैल्यू देखो कैसे कैसे आ रही। हाँ इधर समझते हैं, 0 0 0 0, सबसे पहले 1 गोज टू लेफ्ट, गोज टू 0 है, तो 1, इसके साथ मैंने इसको एग्जॉर करा तो 0 0 0 1 हुआ। फिर 0 0 0 0 1 को एग्जॉर करूंगा, 1 लेफ्ट लेफ्ट शिफ्ट ऑफ 1, यानी कि इसके साथ वैल्यू कितनी आएगी, 0 0 1 1। फिर 0 0 1 1 को मैं एग्जॉर करूँगा 0 1 0 0 के साथ, अब वैल्यू कितनी आएगी, 0 1 1 1। फिर इसको एग्जॉर करूँगा 0 1 1 1 को 1 0 0 0 के साथ, वैल्यू आएगी 1 1 1। ये हो गया मेरा फाइनल बिट। इसके अंदर सारे बिट मेरे क्या हो चुके हैं, सेट हो चुके हैं। मैं चाहता तो उसको डायरेक्टली 15 भी सेट कर सकता था, पर कोई नहीं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इस तरीके से उसको सेट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, अब थोड़ा रिकर्जन लिखते हैं, रिकर्जन लिखते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग और टेस्ट वेब कोडर स्ट्रिंग, वेब कोडर स्ट्रिंग, तो सॉर्ट टेस्ट वेब कोडर स्ट्रिंग, ये नाम रखा है। इसके अंदर मैं एक तो अपना स्ट्रिंग का ARR पास कर रहा हूँ, और वो स्टार्टिंग वर्ड कौन सा है ये पास कर रहा हूँ, और अपना ये बिट मास्क अनयूज्ड वर्ड वाला, कि भाई कौन कौन से वर्ड मैंने यूज़ या अनयूज करे हैं, ये पता होना चाहिए मेरे को। जिस दिन अनयूज्ड वर्ड्स मेरे कितने हो जाएंगे, 0, उस टाइम पर मैं रिटर्न क्या कर दूंगा यहाँ से, स्टार्टिंग वर्ड को। देखो ये जो मेरा फंक्शन है, इस फंक्शन का फेथ क्या है, इस फंक्शन का फेथ ये कि मैंने इसको एक एरे पास कर रहा हूँ, ठीक है, सभी वर्ड्स का। और इसको मैंने ये बोला कि यार इन वर्ड्स को यूज़ करके मुझे एक ऐसा स्मॉलेस्ट पॉसिबल सबस्ट्रिंग निकाल के दे जिसके अंदर जिसके अंदर सारे वर्ड एज अ सबस्ट्रिंग प्रेजेंट हो। अब सपोज करो, फर्ज करो ये एरे ही खाली है, ये एम्प्टी एरे है, तो रिटर्न क्या करना चाहिए मुझे, एम्प्टी। या फिर ऐसा मान लो, 2 मिनट के लिए मान लेते हैं, मेरे जितने वर्ड थे मैं सारे के सारे यूज़ कर गया। ठीक है, तो जिस वर्ड को मैं स्टार्टिंग वर्ड मान रहा था, मैं जब सारे वर्ड यूज़ कर चुका हूँ, अब मैंने सारे वर्ड यूज़ कर लिए, अब मेरे पास कोई वर्ड बचा ही नहीं यूज़ करने के लिए, तो मैं क्या बोलूँगा यार, जिसको तुम स्टार्टिंग वर्ड मान रहे हो ना, वही सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल सब स्ट्रिंग है, जिसको जिसके अंदर सारे स्ट्रिंग एज अ, जिसके अंदर ये सारे स्ट्रिंग एज अ सब स्ट्रिंग प्रेजेंट हो, क्योंकि ये तो एम्प्टी है। तो एक एक स्ट्रिंग ABC के अंदर एम्प्टी स्ट्रिंग भी एज अ सब स्ट्रिंग प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे इसको रिटर्न कर रहा हूँ।
अब मैं आगे आता हूँ, एक एक करके मैं सभी वर्ड को यूज़ करना स्टार्ट करूँगा। इक्वल टू 0, आई लेस देन ARR डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। एंड अब इसके आगे हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करो मैं जिस वर्ड को यूज़ करना चाहता हूँ क्या वो पहले यूज़ तो नहीं चुका। मास्क बनाएंगे पहले हम। वन लेफ्ट लेफ्ट शिफ्ट ऑफ आई, लेफ्ट लेफ्ट शिफ्ट करके मैंने क्या करा, मैं उस इंडेक्स पे पहुंचा मैं जिस इंडेक्स के लिए चेक करना चाहता हूँ। जैसे कि मेरा बिट मास्क अगर 0 0 1 1 0 0 1 0 1 है, मैं चाहता हूँ कि पता लगाना ये वाला एलिमेंट मैंने आज से पहले यूज़ करा है नहीं करा, तो मैं क्या करूँगा कि ऐसा मास्क क्रिएट करूँगा जहाँ पे यहाँ पे 1 रखा होगा, बाकी जगह पे 0 रखा होगा। फिर इसके साथ एंड करूँगा तो 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अगर मुझे फाइनल रिजल्ट 0 मिला, इसका मतलब ये वर्ड यूज़ था, ये वाला जो लोकेशन है यूज़ कर चुका हूँ मैं। और अगर मुझे एंड करने पे 1 मिलता, एक नॉन जीरो वैल्यू मिलती, तो इसका मतलब वर्ड जो है ना आज से पहले कभी मैंने यूज़ नहीं करा। तो यानी कि मुझे बस क्या ही करना है, मुझे यहाँ पर सिंपली ये जो अनयूज्ड वर्ड है इसके साथ इस भाई साहब को एंड करना है। और अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आता है, इसका मतलब गुड टू गो है कि मैं इस वर्ड को यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि अनयूज्ड वर्ड के अंदर सारे बिट 1 होंगे। वो बिट अगर 1 है तो इसका मतलब उसको आज तक यूज़ नहीं किया गया। अगर ये बात सच है तो फिर इसको यूज़ में लो। मैंने दोबारा क्या करा, इसको एग्जॉर कर दिया। एग्जॉर करने से क्या होगा, देखो एग्जॉर करने से क्या होगा, अगर उसको मैंने आज तक अभी यूज़ नहीं करा है तो डेफिनेटली ये बिट कैसी रही होगी 1। अब एग्जॉर करने से क्या होने वाला है, एग्जॉर करने से थोड़ा सा आउटपुट के अंदर डिफरेंस आएगा। ऐसा डिफरेंस 0 0 1 1 0 0 1 0 1 ऐसा आया डिफरेंस। फिर दोबारा आपने इसको एग्जॉर कर दिया 0 0 0 0 1 0 0 0 0 तो 0 0 0 0 0 0 0 0 0 एग्जॉर करा है ना, सॉरी एग्जॉर करा है ना हमने, एंड क्यों कर रहा हूँ मैं। 0 0 1 1 0 0 1 और यहाँ पे 1 होगा, एग्जॉर करने पे इधर 1 आ जाएगा। तो देखो दोबारा से मेरा सेम बिट बन गया, बिल्कुल सेम बिट। तो इसीलिए मैं सेम नंबर के साथ 2 बार एग्जॉर करूंगा तो सेम चीज़ अचीव हो जाएगी। ऐसा क्यों करें, क्योंकि रिकर्जन के अंदर बैक ट्रैकिंग के अंदर आपको वापस से सेम आउटपुट रिप्रेजेंट करवाना होता है, इसलिए ऐसा करा मैंने। आई होप बैक ट्रैकिंग आपको आती हो, अगर नहीं आती है तो हमारे नाडोस के वेबसाइट पे आइए, ठीक है, वहाँ पे फ्री में कंटेंट अवेलेबल है, वहाँ पे बैक ट्रैकिंग का चैप्टर ढंग से करना। अगर आपको नहीं पता, अगर प्रॉब्लम समझने में दिक्कत हो रही है तो आपको सबसे पहले रिकर्जन पढ़ना पड़ेगा। और रिकर्जन बैक ट्रैकिंग ही पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि उसी का सवाल है, पूरा ही सवाल उसका है। थोड़ा बहुत डीपी लगेगा भी बीच में, देखेंगे कब लगेगा कैसे लगेगा। ठीक है, अब इतना गेम अगर हो ही गया तो मैं इसको कहता हूँ रिकर्जन आंसर, रैक आंसर कहता हूँ उसको। रैक आंसर से मैंने क्या करा, शॉर्टेस्ट पॉसिबल स्ट्रिंग मंगवाई। अब स्टार्टिंग वर्ड कौन बनेगा, एरे ऑफ आई, और अनयूज्ड वर्ड एज इट इज़ पास कर देंगे। भाई लो जी, आपको तो मैंने एज इट इज़ ही पास कर दिया। ठीक है, एज इट इज़ मैंने इसको पास करा। अब जो यहाँ से मुझे वर्ड मिला है ना, यहाँ से जो मुझे वर्ड मिला है रैक आंसर से, उसके अंदर क्या हुआ, एक वर्ड मिसिंग है, मेरा स्टार्टिंग वर्ड मिसिंग है। स्टार्टिंग वर्ड को छोड़कर बाकी पूरी की पूरी स्ट्रिंग ने अपने आप को इस तरीके से मॉडिफाई किया, इस तरीके से मॉडिफाई किया कि उसके अंदर हर एक वर्ड एज अ सबस्ट्रिंग प्रेजेंट है, बस स्टार्टिंग वर्ड प्रेजेंट नहीं है। तो मुझे स्टार्टिंग वर्ड को इसके अंदर अपेंड करना होगा। तो मैं एक स्टार्टिंग वर्ड बनाता हूँ, इससे वही स्ट्रिंग पॉसिबल आंसर इक्वल टू अपेंड। किसको करना है अपेंड, ने स्टार्टिंग वर्ड को किसके अंदर, रैक आंसर के अंदर अपेंड करो। और ये चेक करो तो इससे आंसर, अभी जो रैक आंसर, जब मैं इस स्टार्टिंग वर्ड को इस रैक आंसर में अपेंड कर रहा हूँ, जो स्टार्टिंग वर्ड जो मेरा अपसेंट था, जो मिसिंग था मेरे उस सबस्ट्रिंग में, जब मैं इसको इसके अंदर अपेंड कर रहा हूँ तो इसमें अपेंड होने के बाद क्या ये मेरा स्मॉलेस्ट आंसर बन पाया, क्या मेरा स्मॉलेस्ट पॉसिबल सबस्ट्रिंग बना। तो ये करने के लिए तो मुझे चेक करना होगा, क्यों, देखो जो कि मैंने रिकर्जन में भी आपको एक्सप्लेन किया था, रिकर्जन के अंदर एक एक करके जब मैं इस वाले स्ट्रिंग से जब मैं एक स्ट्रिंग मंगवाऊंगा, रैक आंसर मंगवाऊंगा, उसके अंदर जब मैं कैट जी को अपेंड करूंगा तो शायद ये मेरा स्मॉलेस्ट पॉसिबल सब स्ट्रिंग बन जाए। और जब मैं यहाँ से जो स्ट्रिंग रिटर्न करवा रहा हूँ उसके अंदर जब मैं सी टी डबल ए जी टी को अपेंड कराऊँ, क्या पता स्मॉलेस्ट पॉसिबल स्ट्रिंग बन जाए। सेम फॉर दिस, सेम फॉर दिस।
तो मुझे एक ग्लोबल कुछ रखना पड़ेगा। तो ग्लोबल का मतलब होगा, ये होगा मेरा फाइनल आंसर, स्ट्रिंग फाइनल आंसर, ये स्मॉलेस्ट आंसर, जिसको इनिशियली मैंने नल मार्क कर लिया, या एम्प्टी कुछ भी कर सकते हो। इफ आंसर इक्वल टू नल है, या फिर ये जो पॉसिबल आंसर की जो लेंथ है ये छोटी है किससे, स्मॉलेस्ट आंसर की लेंथ से। तो अगर ऐसा होता है तो अपना स्मॉलेस्ट आंसर बना दो पॉसिबल आंसर को। सजेशंस भी आते हैं, ये मैंने पहली बार देखा यार। चलो अब यहाँ से रिटर्न कर दूंगा मैं स्मॉलेस्ट आंसर को। ठीक है, अब जो मुझे प्रोग्राम लिखना है ना, वो किसका लिखना है, अपेंड करने का, क्योंकि ऑलमोस्ट सब कुछ हो चुका है, मुझे बस अपेंड करने का प्रोग्राम लिखना है। पब्लिक स्टैटिक वर्ड 1 कॉमा वर्ड 2। देखो अपेंड करने के अंदर लॉजिक क्या लगाना पड़ेगा, इसको अपेंड करने प्रोग्राम सोचें कैसे। मैं तो उसको इस नज़रिए से सोचता हूँ कि दो तरीके हो सकते हैं। आपको ना मान लो कुछ ऐसा वर्ड अपेंड करने को बोला गया, EFRC, और यहाँ पे EFRCTUV। मैंने ऐसा बोला कि यार CATGEFRC नाम का जो वर्ड है ना, वो मेरा स्टार्टिंग वर्ड बनेगा। मैंने ऐसा बोल दिया, ऐसा मान लिया कि यार ये जो CATGEFRC नाम का वर्ड है ये मेरा स्टार्टिंग वर्ड बनेगा। बाकियों को मैंने कमांड दिया, तुम लोग जाओ अपने आप को इस तरीके से एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके लेकर आओ कि हर कोई स्ट्रिंग उसके अंदर एज अ सबस्ट्रिंग प्रेजेंट हो। ठीक है, तो उन्होंने इस तरीके से अपेंड किया अपने आप को, EFRTUV, ऐसा कुछ अपेंड करा। ठीक है, कुछ इस तरीके से इन्होंने अपने आप को अपेंड कर लिया। अब मुझे CATGEFRC को इसके अंदर अपेंड करना है। अब जब मैं इस वाली स्ट्रिंग को इसके अंदर अपेंड करना चाहता हूँ ना, तो मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि ये जो पार्ट है ना दोनों का कॉमन है, यानी कि मुझे इस पूरी स्ट्रिंग को अपेंड करने की जरूरत नहीं है। मतलब कि एक दिमाग तो सिर्फ सीधा पता है क्या कह रहा है, जो मेरा ब्रेन कह रहा है, अभी ब्रेन कह रहा है यार इतनी टेंशन क्यों पालनी, सीधा वर्ड 1 प्लस वर्ड 2 कर दो। भाई बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, वर्ड 1 प्लस वर्ड 2 कर दो। ऐसा कब मैं कर सकता हूँ, जब मुझे ABC को अपेंड करना होता है DEFR के अंदर। तो मैं ऐसा कहता भी कि यार ABC को अपेंड करना है ना, तो इस DEFR में अपेंड करके बना दो इसको ABCDEFR। इसके अंदर हर एक स्ट्रिंग एज अ सबस्ट्रिंग प्रेजेंट है। बात बिल्कुल सही है, बट अगर कुछ पार्ट ओवरलैपिंग हो गया ना तो दिक्कत हो जाएगी। अगर कुछ पार्ट ओवरलैपिंग हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं कैसे करूँगा इसको, इस ओवरलैपिंग से बचने के लिए इधर हम थोड़ा सा लगाएंगे दिमाग। सबसे पहले मैं देखता हूँ कि ना इन सब की लेंथ पता लगाते हैं। जैसे कि इसकी लेंथ है 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7। इस वाले की लेंथ है 7, इस वाले की लेंथ है 8। मतलब कि मैं जिस वर्ड को अपेंड करना चाहता हूँ उसकी लेंथ ज़्यादा हो रही है। इसको थोड़ा सा और छोटा कर लें, TUV हटा ही लेता हूँ मैं। इतना करते हैं। तो 1 2 3 4 5, इसकी लेंथ हो रही है 5, इसकी लेंथ हो रही है 8। ठीक है, अब थोड़ा सोचते हैं, मैं जिस वर्ड को अपेंड करना चाहता हूँ वो मेरा स्टार्टिंग वर्ड बनेगा। मतलब एंड में तो अपेंड मैं कर नहीं रहा, बीच में मैं अपेंड कर नहीं रहा, उसको मुझे स्टार्टिंग में ही अपेंड करना है। ठीक है, और सारे वर्ड मेरे यूनिक हैं। ऐसा क्यों बोला मैंने, सारे वर्ड मेरे यूनिक हैं, यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, सारे वर्ड मेरे यूनिक हैं।
तो मेरा दिमाग ऐसा कहता है, मतलब मुझे ऐसी बात फील हो रही है कि अगर मेरे सारे वर्ड यूनिक है ना, तो मेरे इस रिजल्टेंट स्ट्रिंग का लास्ट वाला पार्ट इसके फ्रंट वाले पार्ट के साथ मैच करेगा। ठीक है, मेरे स्ट्रिंग का लास्ट वाला पार्ट इसके फर्स्ट वाले पार्ट के साथ ही मैच करेगा, क्योंकि ये दोनों मिलकर कुछ ऐसा वर्ड बनाएंगे, कुछ ऐसा वर्ड बनाएंगे। तो ये जो कॉमन पार्ट है ना, मेरा कॉमन पार्ट दोनों के अंदर जो कॉमन है, तो मेरे स्ट्रिंग का लास्ट उसके स्ट्रिंग का फर्स्ट। तो मुझे ना हमेशा यहाँ पे जीरो इंडेक्स से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं कंपैरिजन करना चाहता हूँ तो जीरो इंडेक्स से ही करना चाहिए। और यहाँ पे ना स्टार्टिंग से कंपेयर भी कर सकते हैं, आप चाहो तो स्टार्टिंग से कंपेयर कर सकते हो, और आप चाहो तो मिड से भी कर सकते हो, मतलब टोटली या आपके हाथ में है। आप चाहो तो स्टार्टिंग से कर लो, जैसे कि ज़्यादा दिमाग ना लगाते हुए। अगर बिल्कुल भी दिमाग ना लगाऊँ ना, मैं ज़्यादा दिमाग लगा ही नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ भाई स्टार्टिंग से कंपेयर करते हैं। यहाँ पे सी पे पॉइंटर रखा, यहाँ पे ई पे पॉइंटर रखा, मैंने देखा अरे सी और ई मैच नहीं कर रहे कुछ नहीं हो सकता, अपने पॉइंटर को आगे बढ़ाया, बोला ए मैच नहीं कर रहा आगे बढ़ाओ, टी मैच नहीं कर रहा आगे बढ़ाओ, जी मैच नहीं कर रहा आगे बढ़ाओ, ई मैच कर गया। यहाँ पे ऑप्शन है शायद ब्रेक कर दूंगा, जैसे ही मेरा पहला क्राइटेरिया मैच नहीं करा ब्रेक कर दो, टी और ई मैच कर गया, बोला ओ ई और ई मैच कर गया, तो इस वाले पॉइंटर को आगे बढ़ाओ। और इस वाले पॉइंटर को जैसे ही आगे बढ़ाया तो मुझे एक वर्चुअल पॉइंटर चाहिए एफ के ऊपर, ये भी मैच कर गया, ये भी मैच कर गया, ये भी मैच कर गया। तो अब यहाँ पे मेरी स्ट्रिंग होगी ख़त्म। जैसी मेरी स्ट्रिंग ख़त्म हुई ना, मैं समझ गया कि भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट उस स्ट्रिंग के अंदर कॉमन है, तो मुझे इतनी सब स्ट्रिंग को ही ऐड करना है। क्या कोई तरीका है जिससे मैं ना स्टार्टिंग से यहाँ तक चलने की बजाय मैं डायरेक्टली यहाँ पे पहुँच जाऊँ? भाई तरीका तो है। इसकी लेंथ है 8, इसकी लेंथ है 5। 8 - 5 कितना होता है? 3। तो 0 1 2 3 4 5 6 7। अपना पॉइंटर ही थर्ड इंडेक्स से स्टार्ट करो। मैं पीछे से स्टार्ट कर रहा हूँ अपना पॉइंटर, और यहाँ से स्टार्ट करता है। 8 - 5 दोनों की लेंथ को मैंने सब्ट्रैक्ट करा। और लूप int I इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स ऑफ 1 कॉमा word1 डॉट लेंथ माइनस word2 डॉट लेंथ I लेस देन word1, क्योंकि word1 के बारे में मुझे जानना है, मुझे अपने स्टार्टिंग वर्ड को तो अपेंड करना है। वैसे एक चीज़ सोचने की बात है, मैंने अभी मैथ डॉट मैक्स क्यों यूज़ करा? ऐसा इसलिए करा, मान लो मैं जिस वर्ड को अपेंड करना चाहता हूँ वो है ए बी सी, और इसको अपेंड करना चाहता हूँ मैं बी सी डी ई एफ जी एच आई के अंदर। मुझे इतना पता है कि ए बी सी कंप्लीटली इसमें प्रेजेंट नहीं हो सकता, क्योंकि सारे वर्ड यूनिक हैं। तो जीरो इंडेक्स से स्टार्ट करके कुछ नहीं मिलेगा, स्टार्ट करो 1 इंडेक्स से। और अगर मैं दोनों के लेंथ का डिफरेंस लेता हूँ ना, तो 3 माइनस ये तो समथिंग बड़ा नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 - 8 आएगा मेरा -5। तो -5 तो इंडेक्स होता ही नहीं है, इसलिए मैंने मैक्स लिया 1 के साथ। अच्छा, अब मैं यहाँ पे ना एक बूलियन का फ्लैग ले रहा हूँ, इसको रख रहा हूँ ट्रू, और यहाँ पे देखो कंपैरिजन कैसे करता हूँ, इसको ध्यान से समझना। जे इक्वल टू आई, जे लेस देन word1 डॉट लेंथ जे प्लस प्लस। कूल है। अब यहाँ पे ऐसे चेक करो कि भाई word1 डॉट कैर एट जे अगर नॉट इक्वल है किसके, word2 डॉट कैर एट जे माइनस आई के, तो भाई फ्लैग को सेट करो फॉल्स और लूप को कर दो। ऐसा क्यों करा, इसके ऊपर आते हैं। इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों किया गया ऐसा। देखो इधर, मैं जैसे ही आया मैंने देखा अरे जी और ई तो मैच ही नहीं करता, मतलब कि यहाँ तक की स्ट्रिंग ना यहाँ पे कॉमन नहीं होती। तो आगे चेक करके मुझे क्या ही मिलेगा, यहीं पे ब्रेक कर जाओ। ठीक है, फिर मैंने अपना आई वाला पॉइंटर दोबारा से आगे बढ़ाया, और अपने आई वाले पॉइंटर को बढ़ा के मैंने ई पे रखा। ठीक है, और मेरे पास एक वर्चुअल पॉइंटर यहाँ पे रखा हुआ है,
ये जे नाम का पॉइंटर है जो यहाँ पे है, ठीक है। ये जे नाम का पॉइंटर यहाँ पे रखा हुआ है और ये है मेरा आई नाम का पॉइंटर। तो मैंने वर्ड के इस जे कैरेक्टर को उठाया और मैंने यहाँ पे क्या चेक करा, जे माइनस आई। अब जे की और आई की वैल्यू दोनों सेम है तो जीरो को पिक करेगा, अपने आप ही जीरो को पिक कर लेगा। इसे देखा ई और ई मैच करता है, तो मैंने अपने जे नाम के पॉइंटर को आगे बढ़ाया। जे की वैल्यू 5 हुई, आई की वैल्यू आज भी कितनी है, आई की वैल्यू आज भी कितनी है 4। 5 माइनस 4 कितना होता है 1। तो ये वर्ड 2 के अंदर 1 इंडेक्स को चेक करा, ये भी इक्वल है। फिर मैंने जे को आगे बढ़ाया, तो जे को जैसे आगे बढ़ाता हूँ ये इंडेक्स क्या हो जाता है मेरा, 6 माइनस 4 इक्वल टू 2, ये हो गया। फिर दोबारा आगे बढ़ाऊंगा तो ये हो जाएगा मेरा 7 माइनस 4 इक्वल टू 3। फिर आगे बढ़ाऊंगा तो ये इससे बाहर हो जाएगा, ठीक है। मतलब मुझे पता लग जाएगा कहाँ से लेकर कहाँ तक की स्ट्रिंग कॉमन है। तो जब मैं इस लूप से बाहर आऊँगा मुझे पता लग जाएगा कि कितना पोर्शन मेरा कॉमन है। तो फिर मैं यहाँ पे इस फ्लैग के बेसिस पर, इफ फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू, योर आंसर विल बी वर्ड 1 डॉट सब स्ट्रिंग 0 टू ई प्लस में वर्ड 2। क्योंकि मुझे पता है कि यार यहाँ आई से लेकर ई से लेकर आगे तक का वर्ड मेरा कॉमन है, तो मुझे एक सबस्ट्रिंग कट करनी चाहिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की। तो मैंने 0,4 पास करूँगा सबस्ट्रिंग के अंदर, तो मुझे CATG मिलेगा और इसके साथ मैं अपेंड कर देता हूँ किसको, अब इस पूरी स्ट्रिंग को, जो दूसरी स्ट्रिंग है मेरी वो है EFRCU, इसको पूरा अपेंड कर, हो गया अपेंड। एंड अगर मुझे कुछ भी पार्ट कॉमन नहीं मिला तो दोनों को तो अपेंड करना ही था। फाइनली ये मेरा फर्स्ट पार्ट तो हो गया सॉल्व, मतलब इसका जो फर्स्ट पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक है ये तो हो गया सॉल्व, मुझे यूनिक स्ट्रिंग निकाल के देगा होपफुली। बट दिक्कत है इसके अंदर, एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है, क्योंकि मैं रिकर्जन लगा रहा हूँ तो बहुत सारे पॉसिबल आंसर बन रहे होंगे, मुझे डीपी लगानी चाहिए। बट ये तो स्ट्रिंग का एक एरे है, स्ट्रिंग के एरे में डीपी कैसे लगाएं, सोचना पड़ेगा स्ट्रिंग के एरे में कैसे डीपी लगाएं। तो जब आपको ना स्ट्रिंग, अगर आप अपना आउटपुट स्ट्रिंग के नज़रिए से लेकर जा रहे हो, जैसे कि इसको ना और ऑप्टिमाइज़ करा जा सकता है, इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं हम एक्चुअल में प्रॉब्लम आगे जाके मॉडिफाई होकर ना ट्रैवलिंग सेल्समैन की प्रॉब्लम बन जाती है, आगे मॉडिफाई हो जाती है प्रॉब्लम। बट अभी तो मैं आपको बेसिक तरीके से बता रहा हूँ, क्योंकि जब तक ये थिंकिंग प्रोसेस नहीं आएगा वहाँ तक पहुँच नहीं पाओगे। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डीपी बना रहा हूँ हैश मैप की, स्ट्रिंग वर्सेस स्ट्रिंग, ये होगी मेरी डीपी न्यू। अब आपको यहाँ पे सीखने को क्या मिलने वाला है कि भाई ये हैश मैप की डीपी यूज़ कैसे करते हैं, शायद पहली बार देखोगे इसे। डीपी स्ट्रिंग आंसर ARR अनयूज्ड वर्ड, मतलब स्टार्टिंग वर्ड तो मेरा अभी स्टार्टिंग में एम्प्टी है, कुछ है ही नहीं मेरे पास, और अनयूज्ड वर्ड और डीपी एज इट इज़ पास करती। देखो मैं तो इसको ना ऐसे इस नज़र से देखता हूँ कि सबसे पहले मैं बनाऊंगा अपना की ऐसे बनाऊंगा कि भाई मेरा स्टार्टिंग वर्ड प्लस में डॉलर का साइन प्लस में अनयूज्ड वर्ड वाला नंबर, ये हर बार यूनिक जनरेट होगा। तो मैं ऐसा बोलूँगा कि यार जब मैं इन सारे वर्ड को, मान लो ऐसा हो सकता है कि मैं जब रिकर्जन लिख रहा हूँ, ऐसा सर्टेनली पॉसिबल है कि मैंने ना इसमें ज़ीरो, कौन कौन से वर्ड यूज़ कर लिए, ज़ीरो यूज़ कर लिया, 4 यूज़ कर लिया, अब मैं 3 वाले वर्ड को यूज़ करने जा रहा हूँ। तो मैं ऐसा बोलूँगा कि यार मैं 3 वाले वर्ड को यूज़ करने जा रहा हूँ जिसके अंदर ऑलरेडी मैंने 0 इंडेक्स, 2 इंडेक्स और 4 इंडेक्स को यूज़ कर लिया है। ऐसा तो एक बार और हो सकता है, क्या पता ऐसा किसी और सिनेरियो में भी हो जाए कि मेरा 0 इंडेक्स, 4 इंडेक्स और 2 इंडेक्स पहले से यूज़ पड़ा हो और मैं किसी और इंडेक्स को पिक करने जा रहा हूँ। यानी जब मेरे 0 इंडेक्स, 2 इंडेक्स और 4 इंडेक्स को यूज़ करके जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल स्ट्रिंग बनी होगी, ये ऐसा और किसी सिनेरियो में भी तो हो सकता है, जैसे कि इसमें हो सकता है, इस वाले में हो सकता है कि मैंने यहाँ पे 0 को पिक करा, फिर मैंने 2 को पिक करा और फिर मैंने 4 को पिक करा। ठीक है, मैंने यहाँ पे इन इंडेक्स को पिक कर लिया और अब मैं इस इंडेक्स से जो आंसर मंगवा रहा हूँ वो आंसर यहाँ पर भी मुझे सेम ही मिलने वाला है। मतलब यहाँ से जो आंसर इवेल्युएट हुआ होगा वही आंसर यहाँ पे रीवैल्यूएट होने वाला होगा, तो उसको रीवैल्यूएट होने से बचा लूँगा। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, हर पॉसिबल स्ट्रिंग को जो उसको स्टार्टिंग वर्ड मान रहा था
उसका मैंने की टाइप, मैंने यूनिक कोड जनरेट कर लिया यार, उस स्टार्टिंग वर्ड का M% डॉलर का साइन साथ में अनयूज्ड वर्ड वाला नंबर, ताकि मुझे पता लग जाए कि मैंने किस पैटर्न के हिसाब से इस वर्ड को पिक किया है, किस पैटर्न के साथ मैंने इसको एज अ स्टार्टिंग वर्ड माना है। अगर ये की का आंसर पहले से इवेल्युएटेड है, यानी कि dp डॉट कंटेन्स की, अगर ये मेरा पहले से ही प्रेजेंट है तो फिर तो बात ही कुछ हो रहा है, फिर तो क्या ही कहना, सीधा रिटर्न कर दो dp डॉट गेट की, ये रिटर्न कर दो। और जाने से पहले, ये उसूल है मेरा, जाने से पहले dp डॉट पुट करेंगे की के अक्रॉस स्मॉलेस्ट आंसर। और भाई बेस केस में भी यूज़ करते हैं, मैं यूजली ये फॉलो करता हूँ कि मैं बेस केस के अंदर भी इसको यूज़ किया करूँ। तो ये जो की वाली चीज़ है ना, ये मुझे यहाँ पे इवेलुएट नहीं करनी चाहिए, ये मुझे यहाँ इवेलुएट करनी चाहिए। और फिर dp डॉट पुट की वर्सेस स्टार्टिंग वर्ड, ये हो गया इवेलुएट। ठीक है, तो फाइनल इवेलुएट मैंने कर लिया है। अब चलते हैं, वैसे अगर यहाँ पे ना भी करो तो चल जाएगा, ज़रूरी नहीं यहाँ पे करना, ये तो मेरा बस तरीका होता है कि मैं करता हूँ। आपको थोड़ा कन्फ्यूजिंग सा लग जाए, मैं इसको अभी के लिए हटा ही देता हूँ कि कन्फ्यूजिंग ना लगे आपको। तो ये हमारा आंसर निकाल देगा। दूसरा पार्ट क्या बोलता है, अब यहाँ से जो आंसर आया है ना, उसमें से मुझे सबसे लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग चाहिए जिसमें सभी करेक्टर यूनिक हो। अरे तो बहुत ईजी सवाल हो गया। मुझे सबसे स्मॉलेस्ट लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग चाहिए जिसमें सारे करेक्टर यूनिक हो। ठीक है, अभी कर देंगे इसे। तो देखो कोई करेक्टर एक बार आया नहीं है, मैं कैसे करूँगा, मैं एक रखूँगा एसआई नाम का पॉइंटर, ये मेरा एसआई नाम का पॉइंटर है, एक रखूँगा मैं ईआई नाम का पॉइंटर, मैं दोनों को चलाता हूँ। ईआई को चलाया और मैंने ऐसे जी की फ्रीक्वेंसी कितनी कर दी 1, कि भाई जी एक बार आया है, बढ़िया चलो आगे। सी एक बार आया है, बढ़िया आगे चलो। टी एक बार आया है, बहुत ही खूब आगे चलो। ए एक बार आया है, और भी बढ़िया आगे चलो। अच्छा लेंथ को अपडेट करते रहेंगे। मुझे अब तक की सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ जिसके अंदर सारे करेक्टर यूनिक हैं, कितने लेंथ मिलेगी 4। अरे यार ए 2 बार हो गया अब, और ये ई नाम का पॉइंटर आगे पहुंचा दिया हमने। ए 2 बार पिक हो गया, अगला करेक्टर मुझे जी को पिक करना है। अब जैसे ही मेरा 2 बार करेक्टर पिक हुआ ना, मैं काउंट नाम का वेरिएबल रखूंगा जिसको सेट कर दूंगा मैं 2। ठीक है, जिसको सेट कर दूंगा 1, 0 से सेट कर दिया 1। ये काउंट मुझे इंडिकेट कर रहा है कि एक ऐसा करेक्टर है जो 2 बार आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, मुझे अपने वाइल लूप को तब तक चलाना होगा, मुझे इस एसआई नाम के पॉइंटर को तब तक आगे चलाना होगा जब तक ये करेक्टर जो 2 बार आया है वो एलिमिनेट नहीं हो जाता। तो मैंने इसमें से पहले जी को हटाया, जी को हटाने से कुछ नहीं हुआ, फिर मैंने सी को हटाया, कुछ नहीं हुआ, फिर मैंने टी को हटाया, तो जिसको हटाता जा रहा हूँ उसकी फ्रीक्वेंसी 0 करता जा रहा हूँ। फिर मैंने टी को हटाया, कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने जैसे ही ए को हटाया ना, ए को हटाती मेरी काउंट की वैल्यू कितनी हो गई, फिर से 0 सेट हो गई। यानी कि जो करेक्टर डुप्लीकेट था, जो 2 बार आया था, अब वो एक ही बार है मेरे स्ट्रिंग के अंदर। देख लो, इस एस आई इंडेक्स से लेकर ई आई इंडेक्स के बीच में, ई आई एक्सक्लूडेड है, इसके बीच में करेक्टर ए सिर्फ एक ही बार है। तो मैं हर बार वो विंडो अपनी मेंटेन करके चल रहा हूँ। तो इधर मैं बनाता हूँ पब्लिक, ये भी प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व है, पहले कर चुके हम सॉल्व इसको। लॉन्गेस्ट यूनिक सब स्ट्रिंग str int length equal to 0, equal to 0, या equal to 0, एंड मुझे चाहिए काउंट इक्वल टू 0, एंड n चाहिए मुझे किसके इक्वल, आर डॉट आएगा ये। एक फ्रीक्वेंसी मैप भी तो चाहिए होगा, एक फ्रीक्वेंसी मैप कितने साइज का, 128 साइज का ले लो, इसमें सारे करेक्टर आ जाते हैं जितने भी होते हैं। एक वाइल लूप रन करेंगे कब तक, जब तक vi इज लेस देन n।
if frequency of HDR dot char at EI plus plus is greater than 0। देखो, मैं सबसे पहले ना इसमें इन चीज़ को हटा दूँ, मैं तो उसको ऐसे देखता हूँ। मैंने इसमें से ये हटाया और ये हटाया, मैंने देखा क्या जिस करेक्टर को मैं पिक कर रहा हूँ क्या उसकी फ्रीक्वेंसी 0 से बड़ी है क्या? अगर 0 से बड़ी है ना, मतलब 1 है, तो ये करेक्टर दोबारा आ रहा है। अगर ए की फ्रीक्वेंसी पहले से 1 है, मैंने देखा अरे क्या ए की फ्रीक्वेंसी 0 से बड़ी यानी कि 1 है क्या? अगर हाँ तो काउंट को बढ़ा दो, क्योंकि ये ए वाला करेक्टर 2 बार आने वाला है। और ये करने के बाद इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ, फिर बाद में EI को प्लस प्लस कर दो, आगे चले जाओ। ठीक है, अगर किसी की फ्रीक्वेंसी कभी भी, और हर बार क्या करो, अपने लेंथ को कैसे अपडेट करो, मैथ डॉट मैक्स ऑफ लेंथ कॉमा लेंथ कॉमा EI माइनस SI से मुझे लेंथ मिलती रहेगी, तो मेरा लेंथ तो निकल जाएगा और मैं फाइनली यहाँ से लेंथ को कर दूंगा रिटर्न। फिर मैं एक चलाऊंगा वाइल लूप, जिसके अंदर मैं क्या बोलूँगा, जब तक मेरा काउंट 0 से बड़ा है ना तब तक वाइल लूप चलाएंगे। और वाइल लूप के अंदर करेंगे क्या, यही सेम काम जो मैंने यहाँ पे करा है। हर किसी की फ्रीक्वेंसी घटाता जाऊंगा, और कब तक घटाता रहूँगा, जैसे ही मुझे किसी ऐसे करेक्टर की, कोई ऐसा करेक्टर मिल गया जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 से बड़ी होगी, उस टाइम पर मैं सिर्फ काउंट को माइनस करूँगा। अगर मान लो करेक्टर आया ए, जैसे कि ये कुछ मेरा पैटर्न था, TURSA ए, LPA, तो SI नाम का पॉइंटर यहाँ पे था, EI नाम का पॉइंटर कहीं यहाँ पर होगा। ठीक है, मैंने देखा टी की फ्रीक्वेंसी अभी कितनी है 1, यू की है 1, आर की है 1, एस की है 1, ए की है 2, एल की है 1, पी की है 1। तो पहले टी की फ्रीक्वेंसी घटा के कितनी करी 0, और इसको यहाँ लेकर आया। यू की फ्रीक्वेंसी घटा के कितनी करी 0, इसको यहाँ लेकर आया। फिर आर की फ्रीक्वेंसी घटा के कितनी करी 0, फिर इसको यहाँ पे लेकर आया। एस की फ्रीक्वेंसी घटा के कितनी करी 0, फिर इसको यहाँ पे लेकर आया। ए की फ्रीक्वेंसी मैंने देखी अरे एक से ज़्यादा है, काउंट को 1 कर दो, क्योंकि यही वो करेक्टर था जिसकी जो मेरा कितनी बार आया था, 2 बार आया था। अब मेरा विंडो रह गया LPA वाला। इस विंडो में टोटल 3 करेक्टर है और हर एक करेक्टर यूनिक है, तो ये मुझे सबसे लॉन्गेस्ट विंडो, और हर बार मैं अपना लॉन्गेस्ट विंडो वैल्यूएट करता रहूँगा, तो फाइनली जो मुझे लेंथ मिलेगी वो मेरी एक्यूरेट लेंथ होगी। तो ये आपका आंसर बन जाएगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट स्ट्रिंग कैन बी कन्वर्टेड इनटू टीचर। आप बात कर यार। नंबर 14, स्ट्रिंग में ही उठाया मैंने। नाइस, 6 आंसर आना चाहिए था। फिर करके देखते हैं। ठीक है जी, सारे टेस्ट केस पास हो गए। तो ये प्रॉब्लम थी पेपकोडर स्ट्रिंग प्रॉब्लम। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है जी, अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला है कमेंट करके बताओ मुझे, लाइक करो इस वीडियो को। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर इसका अगला, जैसे आप टोटल 3 सवाल थे, मतलब इसके अंदर टोटल 3 क्वेश्चन, मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ, एक हो ना जाए। मैं जा सकता हूँ क्वेश्चन में, हाँ टोटल 3 क्वेश्चन थे, जोन एंड मेंशन, पेपकोडर स्ट्रिंग प्रॉब्लम, अमन एंड मेट्रो। ठीक है, तो अभी हमने सॉल्व करा है पेपकोडर स्ट्रिंग प्रॉब्लम। अगर आप चाहते हो कि मैं अगली वीडियो भी बनाऊं जिसके अंदर मैं जोन एंड मेंशन प्रॉब्लम को सॉल्व करूं, तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है आपको दिल मांगे मोर। ठीक है, तो दिल मांगे मोर लिखोगे, जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उसके बेसिस पे मैं जोन एंड मेंशन वीडियो बनाऊंगा। ज़्यादा कमेंट आएंगे तो ही बनाऊंगा, वरना फिर नहीं बना रहा। तो पहले बना रहा हूँ, पेपकोडर स्ट्रिंग प्रॉब्लम बना दी। अब ये वीडियो को समझो,
बताओ आपको अच्छा लगा नहीं लगा, कमेंट करके बताओ, मुझे बताओ तो कम से कम यार। देखो मैं बीच में वीडियो बनाना छोड़ चुका हूँ, क्वेश्चन बनाता ही नहीं, क्योंकि आप लोगों ने कमेंट करना छोड़ दिया था, इसलिए मैं वीडियो बनाना छोड़ चुका हूँ मैं अब। कमेंट करोगे बताओगे तो वीडियो बनाऊंगा। तो कमेंट करो, बताओ मुझे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, समझ में आया नहीं आया। और कमेंट करना दिल मांगे मोर, तभी मैं अगली वीडियो लाने वाला हूँ। ठीक है, और नाडोस पे आओ, क्वेश्चन सॉल्व करो और कॉन्टेस्ट देना यार। कॉन्टेस्ट होंगे सैटरडे संडे, एवरी सैटरडे संडे कॉन्टेस्ट होता है यहाँ पे 8 बजे रात को 8 बजे एवरी सैटरडे संडे हम कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं। और इस कॉन्टेस्ट में पार्ट लो और अपने स्किल्स को शार्प करो। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो के अंदर, अगर आपने कमेंट किया तो, पता नहीं मिल रहा है, तो के लिए बाय बाय।